Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with part 1 of the Modern Indian History Timeline. तो आज की क्लास में हम पार्ट 1 ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन से स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी लॉन्च्ड बाय टुमारो. कल तक पार्ट 2 भी लॉन्च हो जाएगा. ये आपका पार्ट 1 की क्लास है. क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो हम उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. 2 पार्ट्स में उसकी टाइमलाइन को कवर करेंगे. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए. तो शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले. चलो, तो आप इधर देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ टाइमलाइन फॉर्मेट. अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री होता है, पौराणिक इतिहास, देन वी हैव द मिडीवल हिस्ट्री एंड देन वी हैव द मॉडर्न हिस्ट्री, द आधुनिक इतिहास. Okay, modern history is all about the British rule in India and how we defeated the Britishers and we emerged victorious, right? Then we won back our freedom. Now medieval part, it start from somewhere around 7th to 8th century, right? And यहाँ पर आप 2 मेजर रूलर्स को देखोगे, दिल्ली सल्तनत पीरियड के रूलर्स और मुगल एम्पायर के रूलर्स को. एंशिएंट हिस्ट्री इज all about evolving. It is all about knowing one own selves, right? Then medieval is about ruling. British and modern history is about dominating, right? And how we emerge victorious with the feeling of nationalism, with the emotion of nationalism. So this is how we are going to study history in our class today. हमने ancient और medieval cover कर लिया है. I've already created videos on ancient and medieval. You will get the link of those videos in the description box below this particular lesson. ठीक है, इस लेक्चर के नीचे description box में आपको ancient और medieval का भी लिंक मिल जाएगा. टाइमलाइन हमने ऑलरेडी कवर किया है. ठीक है, आज हम मॉडर्न से स्टार्ट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, दैट न्यू बैचेस ऑफ अनअकैडमी प्लस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मार्च. 3 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस के. मिशन यूपीएससी 2022, देन वी हैव एक्सपीडिशन यूपीएससी 2022. ये इंग्लिश बैच होगा. दिस विल बी बाइलिंगुअल बैच, हिंदी इंग्लिश मिक्स. Okay, then we have Hindi batch, Lakshya UPSC CSE 2022. Then we have a 2-year batch course for 2023 aspirants also, and the NCERT batches also. Bilingual batch है NCERT का, हिंदी बैच है और इंग्लिश बैच है. ये भी 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज बैचेस, यू कैन सब्सक्राइब टुडे. आप आज के आज सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यू कैन यूज द कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट एज वेल. आज लास्ट डेट है, उसके बाद डिस्काउंट भी कम हो जाएगा, इसलिए 10% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता10. ओके, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो. क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन सब्सक्राइब. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द शुरू करते हैं क्लास से. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड of modern Indian history, we are going to roughly create a small timeline, 1400, 1500 and 1600. Very carefully focus on the class. Very carefully you have to look at this timeline because each and every year is important in modern history. If you have gone through the syllabus, you might be knowing that years, remembering the years, memorizing the events is very important when it comes to modern history. Okay, it's not important in ancient history, but for modern history you have to remember the years. Years are important. Okay, and we are going to remember the years in a fun way. एक fun way में, fun manner में हम years को याद रखने वाले हैं. ठीक है, so now over here as you can see that when we talk about medieval Indian history, it started somewhere around 8th century, 7th to 8th century. Medieval history I am talking about. Then when we talk about modern history, it started somewhere around in the 18th century. Okay, modern history as per the syllabus of UPSC, we have to start from 18th century. But before that, the background of modern history was laid in the year 1490. 1400 में, 14th century के अराउंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है ना, भूमिका है, वो बिछ चुकी थी. ठीक है, उसी के थ्रू हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं. So we know that in 1526 Babur he established the Mughal Empire. Okay, in 1526 he established the Mughal Empire. And Babur, it is said that with the advent of Babur, when he defeated Ibrahim Lodi, he came to India, he established his empire, and from 1526 the Mughal Empire started. But
Europeans were present in India even before the Mughal Empire was established. How can we say that? Because in 1498, Vasco da Gama came to India at Calicut, where he was welcomed by the local king named Zamorin, right? लोकल राजा थे जैमोरिन, जिन्होंने कैलिकट में वास्को दा गामा का स्वागत किया था, बिकॉज ही केम एज ट्रेडर, ही केम एज एन एक्सप्लोरर, ही डिड नॉट कम टू रूल ओवर हियर. वास्को दा गामा तो एक्सप्लोर करते करते भारत पहुंचे थे, वो रूल करने थोड़ी आए थे स्टार्टिंग में, राइट? तो इसलिए लोकल रूलर जो जैमोरिन है उन्होंने इनका स्वागत किया कैलिकट के पोर्ट में, ठीक है. सो इट इज सेड दैट इवन बिफोर मुगल्स एंटर्ड इंडिया, द यूरोपियंस दे वर over here, they were present over here, they were established in India. Europeans means the Portuguese were established over here. So Europeans had already discovered India before the Mughal invasion. मुगल का इन्वेजन होता, मुगल्स का अटैक होता, उससे काफी पहले यूरोपियंस ने भारत को खोज लिया था, डिस्कवर कर लिया था. And then after 1498, in 1526, somewhere over here, we got the Mughals. And then even in Mughals, we have Babur as the founder. Then we had Humayun, Akbar, Jahangir, Shahryar, Shahjahan, Aurangzeb, and it is said Aurangzeb was the last powerful ruler in the Mughal administration, because after Aurangzeb, all the later Mughals were poor in efficiency, poor in administration. They were known as weak Mughals also. उनको वीक मुगल्स भी कहा जाता था. जितने भी लेटर मुगल्स थे ना, औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल्स थे, उन्हें बहुत ही पुअर मुगल्स बोला जाता था. पुअर इन द सेंस गरीब नहीं, यहाँ से पुअर, माइंड से पुअर. दे वर पुअर फ्रॉम देयर मेंटालिटी. दे डिडंट नो हाउ टू रूल प्रॉपर्ली. दे वर मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर मिनिस्टर्स. अपने मिनिस्टर्स के हाथ के पपेट्स थे, इनएफिशिएंट थे, ठीक है. सो द लास्ट मुगल रूलर वॉज बहादुर शाह टू, दैट इज बहादुर शाह जफर. 1837 to 1857 was his rule. And at the end of his time he became a prisoner of Britishers. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर इनको हमने नाम का राजा बना दिया था, बहादुर शाह जफर को. इस वजह से बहादुर शाह जफर को प्रिजनर बना दिया गया. किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा. उनकी पेंशन भी उनसे छीन ली गई. So this much is clear. Okay, so we had the first Babur, then we had Aurangzeb as the last powerful ruler, and the last Mughal ruler was Bahadur Shah Zafar. ठीक है, this much is clear. So we have, through this slide, we have understood first thing that Europeans were the first who discovered India. Then Mughals, they came after Europeans. In the Mughals, Babur was the founder in 1526. Aurangzeb died in 1707. He was the last powerful ruler. And then we had weak Mughals. Amongst the weak Mughals, the last Mughal was Bahadur Shah II or Bahadur Shah Zafar, okay, who became at the end of his time period the prisoner in the hands of Britishers. Okay, this much is clear. So now when we talk about the Mughals, after Aurangzeb dies in 1707, यहाँ पर आप देखोगे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है. So when Aurangzeb dies, there were subedars, there were officers, zamindars, court ministers who were sitting in the court of Aurangzeb. They started getting divided. They started dividing and they started establishing their own independent kingdoms. So in this map you will see this orange portion, this yellowish portion is the extent of Mughal Empire under Aurangzeb. And here we have Delhi. Delhi क्या था? Delhi was the central point of authority, ठीक है, for the Mughals to rule. But the ministers, subedars, officers, zamindars who were in the who were sitting in the court of Aurangzeb, they started creating their own independent kingdoms, because of which India got fragmented into different parts. जिस वजह से भारत का विभाजन होना शुरू हो गया, क्योंकि रीजनल किंगडम्स उभर कर आने लगे. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो जो थी वो वीक होने लगी. दैट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप, राइट. दैट इज व्हाई इंडिया स्टार्टेड गेटिंग फ्रेगमेंटेड एंड दैट इज व्हाई द यूरोपियंस बिकेम मोर पावरफुल. इस वजह से यूरोपियंस जो थे वो ज्यादा पावरफुल होने लगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स होने लगे, सेंट्रल अथॉरिटी टूटने लगी. अब कोई एक शासक नहीं है, किसी एक के अंडर एम्पायर नहीं है, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बन चुके हैं, ठीक है. इस वजह से भारत अंदर से कमजोर होने लगा. इंटरनली इंडिया बिकेम वीक, बिकॉज ऑफ विच द यूरोपियंस टुक एडवांटेज. ओके, पॉइंट इज क्लियर.
So when we look at the advent of Europeans into India, there were different countries which entered India. There were different traders from different nations which entered India. First was Portuguese in 1498. They came over here. वो यहाँ पर आते हैं, आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ मैप में, ठीक है. कैलिकट में आते हैं सबसे पहले. ओवर हियर इन कैलिकट द पोर्टुगीज एंटर्ड. ओके, व्हेन द पोर्टुगीज एंटर्ड कैलिकट, दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एंटर कैलिकट, ठीक है, or to enter India. Then after 1498 we have the Dutch, that is in 1595 the Dutch came and entered into Pulicat. यहाँ पर आप देखोगे पौंडीचेरी के पास पुलिकट है, जहाँ पर 1595 में डच एंटर करते हैं. एंड आफ्टर द डच के बाद यहाँ पर आप देखोगे दैट वी हैव द डैनिश. द डैनिश ऑल्सो एंटर्ड, बट बिफोर डैनिश वी हैव द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स आते हैं गुजरात में, सूरत में. दे एंटर्ड सूरत इन 1608, ठीक है. देन आफ्टर ब्रिटिशर्स वी हैव द डैनिश हु एंटर्ड ट्रैंकबार इन पौंडीचेरी इन 1616. And the last one to enter India was the French. They entered Pondicherry in 1664. They were the last one to enter India. ठीक है, लास्ट आपके थे फ्रेंच. और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट सभी यूरोपियंस में से लास्ट फ्रेंच थे जो आए थे, और लास्ट ही फ्रेंच थे जो गए थे. ठीक है, हमारे इंडिया में फ्रेंच जो थे वो लास्ट थे जो वापस जाते हैं, और वो लास्ट ही थे जब आए थे. ठीक है, दोनों में उनकी रैंक, दोनों आने में और जाने में उनकी जो रैंकिंग है वो लिस्ट में सबसे लास्ट पर ही है. ठीक है, सो ओवर हियर दीज आर द डिफरेंट यूरोपियंस. ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट यूरोपियंस हैं जो आते हैं भारत में. इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन प्रीलिम्स व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द यूरोपियंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डैनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, एंड दे विल आस्क यू टू क्रोनोलॉजिकली अरेंज देम. वो आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की बात कहेंगे. ठीक है, तो अगर आपको ईयर याद है तभी आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ ओवर हियर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. चलो, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इन अ टाइमलाइन फॉर्मेट. वी हैव स्टडीड सो फार 1498 वास्को द गामा एंटर्स इनटू इंडिया. ठीक है, एंड इन 1526 द मुगल एम्पायर स्टार्टेड ओवर हियर. द डच एंटर्स इन 1595. And in 1608 the English entered and captured Surat. Not captured, yes, you can say tried to occupy Surat. In 1616 Danish arrived at Tranquebar, and in 1664 the French arrived in Pondicherry. But इन सबसे ज्यादा पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट या आप बोल सकते हो गोदाम या फिर वेयर हाउसेस किसके होंगे? इन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर होंगे पोर्टुगीज के. क्यों? क्योंकि ये लोग इन सभी यूरोपियन से पहले 100 साल तक भारत में रह चुके हैं. द पोर्टुगीज स्टेड इन इंडिया नियरली फॉर 100 years एज कंपेयर टू द अदर यूरोपियंस हु केम टू इंडिया आफ्टर 1600. राइट, सो दैट इज वाई द पोर्टुगीज हैड मोर नंबर ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट. इसी वजह से पोर्टुगीज का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा इनके स्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं, ट्रेडिंग स्टैब्लिशमेंट्स. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, देखो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है तो हम ब्रिटिश रूल की बात करेंगे. इन मॉडर्न हिस्ट्री विल टॉक अबाउट ब्रिटिश रूल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश दे केम इन 1608. यहाँ पर आते हैं 1608 में. ठीक है, बट बिफोर दे एंटर्ड इंडिया इन 1608, इन 1600 दे एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I. क्वीन एलिजाबेथ I से 1600 में ब्रिटेन में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ट्रेडर्स की कंपनी हुआ करती थी, दिस वाज नॉट wholly controlled by the government. It was a trading company initially, right? Later on it was acquired by the government. Initially it was a private traders company. So when they came to India, before that in 1600 they acquired a charter from their queen. And what is a charter? Charter is a written legislative paper of a country through which the queen permitted them to trade in the east. यानी कि ब्रिटेन के ईस्ट में जितने नेशंस आते हैं वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो. यू कैन फ्रीली ट्रेड ओवर देयर. यहाँ पर ब्रिटेन की क्वीन की इजाजत थी, तो अपनी प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए अपने गार्ड्स या अपने सेना के लोग भी उनके साथ भेजे गए थे. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स इन इंडिया, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, इट स्टैब्लिश्ड इट्स सोल्जर्स इन मैड्रास. यहाँ पर ब्रिटेन के सोल्जर्स थे मैड्रास में. क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फॉरेन लैंड में जा रहे हैं ना, वो पहली बार एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसका उनको कोई ज्ञान नहीं है, डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. दैट्स वाई.
So in 1606, 1600, when they got the charter from Queen Elizabeth I, they came to India in 1608. Okay, यहाँ पर आते हैं and they start mingling with the एम्परर्स. मुगल एम्परर से थोड़ा थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पैम्पर करने की कोशिश करते हैं. अब ऐसा क्यों? देखो, वो यहाँ पर आएंगे, रूल करेंगे, तो एम्परर्स उनसे टैक्स भी लेंगे कि तुम हमारी सॉइल पे रूल, यू आर ट्रेडिंग ऑन आवर सॉइल, यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स ऑन आवर लैंड, सो वी नीड रेवेन्यू, वी नीड अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट ऑल्सो, राइट? That is why the Britishers used to, the traders, they used to pamper, they used to coax, you can say, the emperors in India in order to lower down their share of revenue. अपना रेवेन्यू में से कुछ भाग जो किंग को देना पड़ता था उसको कम करवाने के लिए मक्खन लगाया करते थे हमारे रूलर्स को, एम्परर्स को. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ब्रिटिशर्स wanted to trade in India alone, in seclusion, without any competition. And at that time, Britishers had competition. They had Portuguese, they had Danish, they had French, they had Dutch. ठीक है, कंपटीशन तो था और ब्रिटिशर्स को कंपटीशन ही नहीं चाहिए था. व्हाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड टू बी द लोन शार्क. दे वांटेड टू जस्ट सर्फ इन इंडियन वाटर्स अलोन. ठीक है, सिर्फ हमारी तानाशाही हो, हम ही डोमिनेट करें. वी शुड ओनली बी द वन to dominate the profits on this land. Yes, monopoly बनाना चाह रहे थे. ठीक है, so that is why the Britishers, they were always sneaking around, blocking the routes of the other Europeans. अब यहाँ पर हुआ क्या कि all these European companies, another point of problem was that all these European companies, whether Portuguese, whether Dutch, Dane or French, all were interested in buying the same products. देखो, सबसे पहले स्पाइसेस के लिए तो ये मरे जाते थे. ठीक है, because India had the climate, India had the weather to produce these spices, and Europeans were in Europe, the spices were in high demand, so they were always interested in the same products, spices, cotton and silk. ठीक है, एंड पेपर को तो काला सोना बोला जाता था. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर ये सेम प्रोडक्ट्स के पीछे पड़े थे. नाउ व्हेन ऑल ऑफ यू आर रनिंग आफ्टर द सेम प्रोडक्ट, द इंडियन ट्रेडर्स विल इंक्रीज द प्राइस. जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी तो बढ़ जाता है ना. पढ़ा है ना इको में कि जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है, भूख होती है, उस चीज के प्राइस बढ़ा देते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा होता है. ठीक है, तो इंडियन ट्रेडर्स व्हेन दे सॉ दैट ऑल द यूरोपियंस आर आफ्टर दीज कॉटन्स एंड दीज स्पाइसेस, दे इंक्रीज द प्राइसेस बिकॉज द डिमांड वॉज इंक्रीजिंग, तो प्राइस भी इंक्रीज कर दिया. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस योर प्रॉफिट मार्जिन विल गेट अफेक्टेड. येस और नो? जब प्राइस में इंक्रीज हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन गड़बड़ा जाता है ना, बजट गड़बड़ा जाता है हमारा. तो सेम थिंग हैपेंड विद द यूरोपियंस ऑल्सो. द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ यूरोपियंस गॉट अफेक्टेड एंड दैट इज वाई. देखो, अब हम राजाओं को तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि डिमांड ही इतनी ज्यादा है. राजा भी क्या करेगा, वो तो प्राइस बढ़ाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, इन सभी यूरोपियंस ने क्या किया, इन्होंने सोचा क्यों ना एक दूसरे की शिप को ही डुबो दे पानी में, एक दूसरे के माल को ही खराब कर दे. ठीक है, ताकि वो कंपटीशन से ही हट जाए. लेट्स डिस्ट्रॉय द शिप्स of the other competitors. Let's destroy the warehouses, the trading post or the goods of the other competitors in order to remove them from the competition. So by 17th to 18th century, the Europeans regularly sank each other's ships. They started blocking each other's routes and they started fortifying the post. जो अपने ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे ना, जहाँ माल को अनलोड किया जाता था, लोड किया जाता था, वेयर हाउसेज होते थे, उनको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया ताकि हमारे गुड्स पे कोई अटैक ना करे, सो दैट नोबडी एल्स शुड अटैक आवर गुड्स, आवर ट्रेडिंग पोस्ट और आवर वेयर हाउसेस. ओके, सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग फोर्ट्स अराउंड देयर फैक्ट्रीज. अपने नॉट फैक्ट्रीज, यू कैन से अपने वेयर हाउसेज, अराउंड देयर वेयर हाउसेज दे स्टार्टेड क्रिएटिंग फोर्ट्स. अब कैसे फोर्ट हुआ करते थे, इस तरीके के किले बना दिए गए थे प्रोटेक्शन के लिए. टू इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ देयर गुड्स दे स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज फोर्ट्स अराउंड देयर वेयर हाउसेज. नाउ जस्ट मुझे ये बताओ, लेट्स अज्यूम that you have your family, okay, 2-3 guests have arrived at your home and now they are fighting amongst each other and now they have started blocking their own rooms in your own house. आपके खुद के घर में अपने rooms को block करके बैठ गए हैं, निकल ही नहीं रहे. they are not leaving their rooms, they have blocked the rooms in your house. ठीक है, how will you feel? let me know in the comment section. कैसा फील करोगे आप लोग?
जब आपके घर में आपके गेस्ट आते हैं, आपस में लड़ाई करके आपके अपने कमरों को ब्लॉक कर लेते हैं, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा देते हैं, खोलते ही नहीं है आप ही के घर में, तो आपको गुस्सा आएगा ना, ठीक है, यू विल फील वेरी एंग्री, वेरी बैड, वेरी एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, होगा ना, फ्रस्ट्रेशन होगा। सिमिलरली द लोकल रूलर्स वर गेटिंग एंग्री, अब लोकल रूलर्स को भी गुस्सा आ रहा था, ये क्या बात है, हमारी जमीन, हमारा राज्य, हमारा देश, और ये यहाँ पर अपने किले बना रहे हैं, दिस इज आवर लैंड, हाउ डेयर दे क्रिएट देयर ओन फोर्ट्स। So that is why the local rulers were very angry. They were getting very angry. And because of that, see, Europeans were fighting amongst each other. Europeans तो लड़ ही रहे थे. Now the local rulers also started fighting with the Europeans. They started, conflicting with the Europeans. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स ऑल्सो। यूरोपियंस आपस में तो लड़ ही रहे थे, अब लोकल रूलर्स भी लड़ने लगे उनसे। सो यूरोपियंस वर फाइटिंग विद ईच अदर and now local rulers started fighting with the Europeans also. Okay, and this kept on going till 1651 when they finally decided to set up their first English factory on the banks of river Hooghly. अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये लोकल रूलर्स लड़ने लगे यूरोपियन से, इन सब यूरोपियंस में से ब्रिटिशर्स जो हैं वो थोड़े चालाक निकले। The Britishers, they became a little quite, you can say witty, clever, and they said now it's the time to enter into politics. अब ये लोकल रूलर्स हमसे पंगे ले रहे हैं और हमें कंपटीशन भी हटाना है, we need to eliminate the competition, and these local rulers are also trying to enter into our personal conflicts. So now is the time to enter into the political सिनेरियो और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। अब टाइम आ गया है जब पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। इंग्लिश कंपनी हैड टू देन स्टार्ट दी पॉलिटिक्स, ठीक है, चालाकी से, दिमाग से लोकल रूलर्स को भी अपने शिकंजे में ले लो, कंपटीशन भी हटा दो। और ये चला 1651 तक, जब इंग्लिश फैक्ट्री, यहाँ पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली रिवर के बैंक्स पे स्थापित की गई। So the Britishers, they established the first English factory over here. ठीक है, अभी तक फैक्ट्री नहीं थी, वेयर हाउसेस थे, प्रोडक्शन का काम नहीं चल रहा था, यहाँ से खरीद के ब्रिटेन भेजा जाता था। They used to purchase goods from here, store in warehouses, load them on the ships and send to Britain. But now in 1651 they started, producing the products in India, manufacturing the products in India also. Okay, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। And what happened that the English, they persuaded औरंगजेब to issue a फरमान। अब ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी करी, औरंगजेब को परसुएट किया, मनाया कि हमें एक फरमान दे दीजिए। Now what is फरमान? It is a royal order for trade permission. ठीक है, जब राजा परमिशन देता है ना कि यहाँ पर ये ट्रेड कर सकते हैं आराम से, उसे हम बोलते हैं फरमान। बट they said to Aurangzeb that we need this फरमान on one condition, that the trade should be duty free. हमको कोई टैक्स ना देना पड़े, हमको कोई ड्यूटी ना पे करनी पड़े, प्रिविलेजेस चाहिए हमको, ठीक है, we need privileges, that we need to do the trade duty free in India. हमको ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है भारत में, ठीक है, this was the condition. Now when मुगल एम्परर औरंगजेब, यहाँ पर हम देखते हैं मुगल एम्परर औरंगजेब जो है वो 1707 में उनकी डेथ होती है, राइट। तो उससे पहले इन्होंने फरमान ले लिया औरंगजेब से, 1651 में पहली फैक्ट्री ओपन की, ठीक है, और हुगली रिवर के बैंक पर इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। उससे पहले से ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट अबाउट फैक्ट्री, ओनली प्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन, फैक्ट्री में क्या होता था? So this was a fully equipped factory where we had production house also, marketing house also, warehouse also to store and stock the supplies, ठीक है, and offices also. यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके ऑफिस भी थे इस फैक्ट्री में, वेयर हाउस भी था जहाँ पर गोदाम जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता था, मार्केटिंग भी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, सब कुछ एक ही जगह होता था, ठीक है, इट वॉज फुल्ली इक्विप्ड फैक्ट्री। Then the Britishers, they started gaining confidence now. अब उनको थोड़ा थोड़ा ना भारत का सिस्टम समझ आने लगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि कैसे मैनेज करना है लोगों को, कैसे मैन्युपुलेट करना है। They started manipulating now. So in 1696 English began building a fort also. इन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया। They start building a fort as well. And in 1698 यहाँ पर आप देखोगे 1698, अब देखो इस टाइम पीरियड में अभी औरंगजेब राजा है। 1698 द इंग्लिश ब्राइब्ड द मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, बंगाल, बिहार, ओडिशा, 3 विलेजेस के ऊपर जमींदारी राइट्स
उन्होंने जमींदार्स को ब्राइब करके, मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके ले लिया, ठीक है। एंड द कंपनी परसुएडेड लोकल मर्चेंट्स टू सेटल नियर द फैक्ट्री। वाई? यहाँ पर देखो औरंगजेब को कैसे चुप कराया गया, औरंगजेब को किस बहाने से इनसे राइट्स लिए जा रहे थे, ये बोलकर कि हम आपके ही कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम फैक्ट्री बनाएंगे तो हमें लेबर चाहिए होगी। इफ वी आर क्रिएटिंग फैक्ट्री वी विल रिक्वायर लेबर ऑल्सो, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स वी विल रिक्वायर लेबर, right? So we are helping the local merchants to find employment by establishing them around their factory. अपनी फैक्ट्री के आसपास लोकल मर्चेंट्स को एस्टैब्लिश करके हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप ही का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, रेवेन्यू उनका बढ़ेगा, वो आपको टैक्स दे पाएंगे। इफ पीपल आर अर्निंग मोर दे कैन पे यू टैक्स मोर, राइट? सो औरंगजेब, राइट, उनको मैनिपुलेट किया, he got manipulated, right? So over here the English company's objective was to buy goods and ship it back to Europe to earn profit. इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि गुड्स खरीदें और वापस यूरोप भेजें और प्रॉफिट कमाएं, ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। बट इन इंग्लिश, इन ब्रिटिशर्स देयर वर सम करप्ट ऑफिशियल्स। ब्रिटिशर्स में भी ना कुछ करप्ट ऑफिशियल्स थे। They started doing their own private trade. For example, Robert Clive, he was also a corrupt official. रॉबर्ट क्लाइव भी एक करप्ट ऑफिशियल थे, ठीक है। एंड थ्रू दिस प्राइवेटाइजेशन, थ्रू दिस ब्राइबरी एंड द प्राइवेट ट्रेड एंड द करप्शन दैट वाज गोइंग ऑन, दीज इंग्लिश ऑफिसर्स अर्नड मिलियंस ऑफ पाउंड्स and they lived a very lavish, very rich lifestyle back in London. But because of this, our Bengal government was facing heavy loss of revenue. इनके करप्शन की वजह से बंगाल का रेवेन्यू जो है वो घटने लगा। बंगाल का क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यह जमींदारी राइट्स ले लिए थे उन्होंने बंगाल में, ठीक है, दैट इज वाई। ऑल राइट, सो ओवर हियर देन कम्स द पीरियड ऑफ 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड। अब 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की हो जाती है डेथ, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। औरंगजेब की हो जाती है डेथ यहाँ पर, और इनके बाद राजा बनते हैं बहादुर शाह 1। He becomes the new emperor. But I told you that the later Mughals after Aurangzeb, they were less influential, they were less powerful, less knowledgeable, less efficient in administration. Because of that, the regional Nawabs wanted to execute their power, wanted to establish their own independent kingdom and establish their authority in their own regions. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो बात आती है 1712 की, फिर आते हैं आपके जहांदार शाह। ऐसे ही 1713 में आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार ने भी गोल्डन फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को। ही इज ऑल्सो द वन हु गेव द गोल्डन फरमान टू द ब्रिटिशर्स, राइट? फ्री ट्रेडिंग राइट्स, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स, ठीक है, इन्होंने भी दस्तक दिया था। यस, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को। आगे बढ़ते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, इंडिपेंडेंट किंगडम्स की मैंने आपको बात बताई। आई टोल्ड यू अबाउट द इंडिपेंडेंट किंगडम्स, राइट? सो सिमिलरली वन सच किंगडम वॉज इन बंगाल ऑल्सो। ऐसा ही एक इंडिपेंडेंट किंगडम बंगाल में भी तैयार हुआ था। एंड इन बंगाल देयर वर ओनली 3 स्ट्रॉन्ग नवाब्स इन बंगाल। फर्स्ट वॉज मुर्शीद कुली खान, देन अलीवर्दी खान एंड देन सिराज उद्दौला। दे वर दी ओनली 3 स्ट्रॉन्ग नवाब्स इन बंगाल। लेट्स स्टार्ट विद मुर्शीद कुली खान। 1717 में ये पहले नवाब बनते हैं बंगाल के। ही बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल, द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, इन 1717। ही वॉज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर्स, ठीक है। बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद ईस्ट इंडिया कंपनी। वाई? बिकॉज ही न्यू दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इज करप्ट। इनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो करप्ट है, which led to serious conflict between the company and Murshid Quli Khan, जिसकी वजह से मुर्शीद कुली खान क्या करते थे, used to interfere in the working of East India Company, he used to stop them, he used to interrogate them, because of which there were conflicts which were going on between Murshid Quli Khan and East India Company, जिस वजह से conflicts चल रहे थे। सेकेंड देखो, मुर्शीद कुली खान की डेथ होती है 1727 में। After Murshid Quli Khan, after 10 years of his ruling, when he dies in 27, the next, Nawab of Bengal, is Alivardi Khan. Now, अलीवर्दी खान जो है 1740 में नवाब बनते हैं और 1740 से 56 तक ये रूल करते हैं। बिफोर दैट ब्रिटिशर्स वर हैंडलिंग बंगाल। 27 में मुर्शीद कुली खान डाइज, ठीक है, एंड देन बंगाल स्टार्ट्स टू expand its control over Bengal. But from 1740 when Alivardi Khan becomes the Nawab,
जब अली वर्दी खान नवाब बनते हैं, he again tries to interrogate Britishers. He again tried to turn his focus from Marathas to Britishers. Initially he was against the Marathas. Initially तो इनके और मराठास के बीच में लड़ाई रहती थी, but later on it he came to know about the corrupt practices of East India Company. बाद में इनको समझ आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही है, जिसको रोकने के लिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर. He turned his attention to rebuilding and restoring Bengal. And when we move forward, जब हम आगे बढ़ते हैं, अली वर्दी खान की जब डेथ होती है, that is in 1756, he could rule only for 16 years. 1756 में when अली वर्दी खान dies, we have सिराजुद्दौला. फिर हमारे पास आते हैं सिराजुद्दौला. When we talk about सिराजुद्दौला, he was the grandson of अली वर्दी खान. अली वर्दी खान इनके maternal grandfather थे, ठीक है. He was the maternal grandfather of अली वर्दी खान was the maternal grandfather of सिराजुद्दौला. ये आपके सिराजुद्दौला है, ठीक है. And he ruled from 1756 to 57. अब सिराजुद्दौला भी सेम थे, इनको भी यूरोपियंस पसंद नहीं थे. He also did not like the Europeans. He had anti-European thoughts. यूरोपियंस के फेवर में नहीं थे ये, ठीक है. He was against the Europeans, against Britishers, ठीक है. And he was of the view that company, that is the East India Company, was depriving Bengal government from huge amount of revenue. इनको ऐसा लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल को रेवेन्यू नहीं दे, पूरी तरीके से मिलने दे रहा है. सारा रेवेन्यू बीच में यही खा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी खा जाती है. And he also was of the view that the East India Company was undermining the authority of Nawab. East India Company were not respecting the Nawab and his position. Okay, and Sirajuddaulah believed that the company was not paying taxes, that the company was expanding fortification, the company was causing revenue loss to Bengal, it was disrespecting the Nawab's administration, it was acting like Britain is the real king or the real, you can say, authority over India. इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट कर रही थी जैसे कि ब्रिटेन ही सब कुछ है, ब्रिटेन ही भारत को संभाल रहा है, ब्रिटेन के अंडर ही भारत है, ठीक है. तो दैट इज वाई सिराजुद्दौला वाज कंप्लीटली अगेंस्ट यूरोपियंस, ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. अब देखो यहाँ पर जो आपके सिराजुद्दौला है उनका मानना तो ये था कि ब्रिटिशर्स ना टैक्स पे कर रहे हैं, बंगाल को रेवेन्यू लॉस दे रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा. बट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑल्सो अपोजिंग व्यूज. ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अपने ही व्यूज थे. ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू से दैट द बंगाल गवर्नमेंट हैज अनजस्ट डिमांड्स. वी आर पेइंग द रेवेन्यू टू बंगाल गवर्नमेंट बट दे वांट मोर, दे वांट अ बिग पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू, ऑफ आवर प्रॉफिट, ठीक है. दिस वॉज द, यू कैन से, एक्विजिशन levied by the East India Company. And the East India Company also said that Bengal was imposing heavy taxes and duties and they were not letting them expand their trade. ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है. चोरी भी तुम कर रहे हो, डांट भी हमें ही रहे हो. तो यही बात हो गई. ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि ना, ये इनके बड़े अनजस्ट डिमांड्स हैं, ये हमें ट्रेडिंग नहीं करने पर दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, इतना तो बनता भी नहीं है, ये हमें ट्रेड भी नहीं एक्सपैंड करने दे रहे. तो दे वर ओपोजिंग व्यूज बिकॉज ऑफ विच द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757. ओपोजिंग व्यूज की वजह से 1757 में हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट सिराजुद्दौला आस्क्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टॉप इंटरफेयरिंग. सिराजुद्दौला ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई तुम इंटरफेयर मत करो हमारी पॉलिटिक्स में, इन द रीजनल पॉलिटिक्स. स्टॉप फोर्टिफिकेशन. फोर्ट विलियम तैयार हो रहा था तो उसमें रोक लगाई सिराजुद्दौला ने. ही सेड फोर्ट विलियम विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, यू हैव टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, आई एम द रूलर, आई एम द नवाब, ठीक है. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टार्ट पेइंग द टैक्सेस. बट डू यू थिंक दैट कंपनी विल लिसन? आपको क्या लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सुनेगी? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. व्हाट डू यू थिंक? विल ईस्ट इंडिया कंपनी लिसन टू देम? नो, द कंपनी डिड नॉट लिसन. इसका एविडेंस क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? बिकॉज इन 1756 टू पनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला कैप्चर्ड फोर्ट विलियम एट कैलकटा. कंपनी तो सुनने को राजी नहीं थी. कंपनी तो ये बोल रही थी तुम ठहरे छोटे से नवाब, ठीक है, हम तो अपना जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, तुमको क्या नॉलेज है कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, हमें नॉलेज है, हम ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है, हम ज्यादा एजुकेटेड है.
तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, 1756 में फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया कैलकाटा में। इस इवेंट को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में 30,000 सोल्जर्स यूज किए सिराजुद्दौला ने टू कैप्चर ऑल द ब्रिटिशर्स हु वर प्रेजेंट इन द फोर्ट विलियम। उसमें से एक वॉरेन हेस्टिंग्स भी थे, ठीक है, वन ऑफ देम वाज वॉरेन हेस्टिंग्स ऑल्सो। ही वाज जस्ट अ मेयर, ज्यादा कुछ बड़े गवर्नर जनरल नहीं थे, ही वाज जस्ट अ मेयर ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही वाज ऑल्सो कैप्चर्ड। इंग्लिश सोल्जर्स राइट एंड ऑफिसर्स दे वर केप्ट एज टेम्पररी कैप्टिव्स। टेम्पररी कैप्टिव्स के तौर पे डराने के लिए सिराजुद्दौला ने ये किया था। ही जस्ट वांटेड टू स्केयर द ब्रिटिशर्स, बट द न्यूज रीच्ड टू द इंग्लिश फोर्सेज इन मद्रास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मद्रास में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश की फोर्सेस थी, आर्मी थी। उन्होंने क्या किया, अपने नेवल फ्लीट्स को, नेवी को भेजा अंडर रॉबर्ट क्लाइव टू कैलकाटा इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड दी और प्रोटेक्ट दी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की कैप्चर से ब्रिटिश ऑफिसर्स को बचाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भेजा गया ब्रिटिश नेवी को, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो वी हैव इन 1757 बैटल ऑफ प्लासे वेयर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी वन। यहाँ पर जीतता कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट हियर इट इज सेड दैट रॉबर्ट क्लाइव ही प्लेड पॉलिटिक्स। इन्होंने इस बैटल को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद यूज किया। He did not directly win this battle. He won this battle through politics. Now, what is Plassey? Plassey is a place near the city of Murshidabad, which was the capital of Sirajuddaulah. ठीक है. So here, what did Robert Clive do? Robert Clive made an agreement with Mir Jafar. इन्होंने मिर जाफर के साथ एक agreement कर लिया, ठीक है. And he said that if you help me to defeat Sirajuddaulah, I will make you the next Nawab of Bengal. ठीक है, अगर आप मुझे हेल्प करते हो सिराजुद्दौला को हराने में, मैं आपको नेक्स्ट नवाब बना दूंगा। एंड मिर जाफर वॉज रेडी, ही वॉज वन ऑफ द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। सो दैट इज वाई when the battle was taking place, Mir Jafar diverted majority of the army of Sirajuddaulah to different direction, because of which Robert Clive could easily crush Sirajuddaulah, and Sirajuddaulah had to flee away from the battlefield. तो बैटलफील्ड से कैमल पे भाग जाते हैं सिराजुद्दौला, बट लेटर ऑन आगे जाकर कुछ दूर जाकर मिर जाफर जो है उन्हें पकड़ लेते हैं एंड ही गेट्स असैसिनेटेड। बेसिकली आप बोल सकते हो मिर जाफर ने पीठ पे छुरा खोप दिया। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। एंड बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री, इस विक्ट्री के बाद क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1757। रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं 1757 में बंगाल के गवर्नर इस विक्ट्री की वजह से, ठीक है। यहां पर पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑब्जेक्टिव वाज, अभी तक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम गुड्स को लें और अपनी ब्रिटेन में बेचें। वी शुड परचेज गुड्स फ्रॉम दिस कंट्री एंड वी शुड सेल इट इन ब्रिटेन। बट नाउ द ऑब्जेक्टिव चेंज्ड। अब तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लोग बदल गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है यहाँ पर? To expand their trade along with privileges from local rulers. Now we need to expand our trade and we are going to now interfere in the politics of the country. We are going to manipulate the rulers of India and we need to expand the trade to earn more and more profit. देखो, इनका कोई रूल नहीं था या कोई ऐसा रोल या ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम भारत पे शासन करेंगे, भारत को अपनी कंट्री बनाएंगे, नहीं। इनका मेजर एम था यहां से जितना लूट सकते हो लूट लो, टू लूट इंडिया। एंड फॉर दिस दे गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस वजह से इन्होंने क्या किया? प्रिंसली स्टेट्स के पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। एंड द फर्स्ट मेजर स्टेप दैट दे टुक वाज टू अपॉइंट रेजिडेंट्स। मतलब रेजिडेंट का मतलब हो जाता है एजेंट्स। इन्होंने अलग अलग स्टेट में अपने अपने एजेंट्स भेज दिए। इन लखनऊ, इन हैदराबाद, इन कोलम, दे हैड डिफरेंट रेजिडेंसीज। ये आप देखोगे बिल्डिंग्स तैयार की थी इन्होंने। लखनऊ में ये ब्रिटिश रेजिडेंसी की बिल्डिंग्स थी। यहाँ पर ब्रिटिश एजेंट्स थे जो कि इंटरफेयर करते थे लोकल रूलर्स के कोर्ट में। दे यूज्ड टू इंटरफेयर इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को?
So now over here, Robert Clive made Warren Hastings as the resident of Bengal in 1758. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वॉरेन हैस्टिंग्स को, वॉरेन हैस्टिंग्स वही है जिनको सिराजुद्दौला ने कैप्चर किया था फोर्ट विलियम में, ठीक है, याद आ गया, रिमेंबर ही वॉज द वन हु वॉज कैप्चर्ड बाय सिराजुद्दौला इन फोर्ट विलियम in the Black Hole tragedy. So Robert Clive, he appointed Warren Hastings as the resident of Bengal in the year 1758. Now the company shifted its agenda. Now it wanted to use political, economic and diplomatic methods to expand their influence. So in the period of 1757 we can say it is a beginning of company rule in India. 1757 वो पीरियड है जब कंपनी रूल भारत में स्टार्ट हो जाता है. अभी तक तो सिर्फ ट्रेडिंग हो रही थी, अब तो रूल स्टार्ट हो गया है. ठीक है, यहां तक इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास, मजा आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री समझने में, रिवाइज करने में फटाफट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? चलो, सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, मीर जाफर वॉज द नवाब ऑफ बंगाल. आई टोल्ड यू, सिराजुद्दौला he was destroyed, defeated. Mir Jafar as promised became the Nawab of Bengal, but he was the puppet Nawab. ठीक है, ये कौन थे? puppet नवाब थे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मिर जाफर जो है, ठीक है, here he also started protesting against the company rule. देखो क्या होता है कि जब तुम puppet नवाब हो, माना तुम किसी के हाथों में चल रहे हो, ठीक है, हाथों की कठपुतली हो, ठीक है, puppet नवाब का मतलब क्या होता है कि तुम किसी के हाथों की कठपुतली हो, ठीक है, यू आर डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ समबडी एल्स, बट ही ऑल्सो हैड टू मेंटेन हिज डिग्निटी इन द आईज ऑफ इट्स सिटीजन्स. जो इनके राज्य के लोग थे उनकी नजरों में कुछ तो इज्जत अपनी बनानी ही थी ना. ठीक है, सो दैट इज वाई ही स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग द ब्रिटिशर्स. ठीक है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के काम में ना इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया. So that is why the East India Company got angry with Mir Jafar and they deposed Mir Jafar. इन्होंने क्या किया, मिर कासिम को पपेट नवाब बना दिया. ठीक है, सन इन लॉ थे ये मिर जाफर के. मिर कासिम को बना दिया गया, योर नवाब ऑफ बंगाल. ओके, व्हाई? बिकॉज मिर जाफर वॉज प्रोटेस्टिंग, ही वॉज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द वर्किंग. इन द सेम ईयर, उसी सेम टाइम पीरियड में 1760 में रॉबर्ट क्लाइव लेफ्ट इंडिया एंड रिटर्न टू ब्रिटेन विद अ मैसिव वेल्थ. देखो, रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार आए थे. रॉबर्ट क्लाइव केम टू इंडिया ट्वाइस. ठीक है, तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से जितना पैसा कमाते हैं लेकर बाहर जाते हैं. वट एवर ही अर्न्स फ्रॉम इंडिया ही टेक्स इट बैक टू हिज होम कंट्री. ठीक है, मैसिव वेल्थ, बहुत अमीर थे. रॉबर्ट क्लाइव वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन ब्रिटेन and that richness was coming from India only. He was looting India. Okay, so over here you will see that now the company fought another battle. Company ने एक और battle लड़ा. What was it? The Battle of Buxar in 1764 under the command of Major Hector Munro. अभी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर नहीं है. Right now Robert Clive in Britain enjoying the lavishness. Okay, so that is why the company over here, meanwhile in India they were indulging in the Battle of Buxar in 1764. Now here Major Hector Munro, he started this battle against Mir Qasim, Shuja-ud-Dawla and Shah Alam II who was the Mughal emperor. Shah Alam II जो थे वो मुगल emperor थे. तीनों ने मिलकर क्या किया, started a battle against Britishers, but unfortunately the Britishers won this battle. मिर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब क्या हुआ, मिर जाफर को वापस बुलाया गया. यहाँ पर मिर जाफर को हटा दिया था, मिर जाफर वापस आ जाते हैं, मिर कासिम भाग जाते हैं. मिर कासिम ही फ्लेड्स द बैटल फील्ड एंड लेटर ही कमिट्स सुसाइड. बाद में मिर कासिम क्या करते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं. मिर जाफर बिकम्स द बंगाल नवाब इन 1764. शाह आलम टू भी ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर कर लेते हैं. शुजा-उद-दौला ऑल्सो सरेंडर्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है, एंड बैटल ऑफ बक्सर में भी किसकी विक्ट्री हो जाती है, फाइनली द ब्रिटिशर्स दे वन दिस बैटल एज वेल. ओके, नाउ रॉबर्ट क्लाइव कम्स बैक. अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव्स आते हैं. देखो होता क्या है, मिर जाफर राजा बने होते हैं बंगाल के, ही इज द नवाब ऑफ बंगाल, बट इन 1765 ना ही डाइज. 1765 में मिर जाफर की मृत्यु हो जाती है एंड सून आफ्टर हिज डेथ द मूड ऑफ द कंपनी ऑल्सो चेंज्ड. अब कंपनी का जो मूड है रूल करने का वो भी चेंज हो गया. नाउ कंपनी नीडेड मोर मनी फॉर एक्सपैंडिंग इटसेल्फ इन इंडिया. अब कंपनी भारत में खुद को एक्सपैंड करने के लिए और पैसा मांगने लगी. इट वांटेड मोर टेरिटरीज. फैक्ट्रीज बनाने के लिए ज्यादा टेरिटरीज चाहिए.
and now company was tired of the puppet system. Now company wanted to directly rule India. अब कंपनी थक गई थी कि हम क्यों ये पपेट्स को पाले, हम खुद रूल कर सकते हैं. We are capable of ruling. We have now understood India. We have now understood the people. ठीक है. So why to indulge in this puppet system? Point clear हो रहा है सभी को? So that is why Robert Clive wrote a letter to the Queen of Britain. रॉबर्ट क्लाइव ने एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी ब्रिटेन की क्वीन को, महारानी को, ये स्टेट करते हुए दैट वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स. हम खुद नवाब बन सकते हैं, हम क्यों किसी और को नवाब बना के रूल करें व्हेन वी कैन आवरसेल्फ रूल इंडिया, राइट. So in 1765, Robert Clive introduced the dual system of government for Bengal province. 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया, ठीक है, विच वॉज नोन एज द डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 1765 टू 72 तक रहा था ये आपका ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम. ओके, अब व्हाट वाज दिस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम? हियर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One part was under the control of Nawabs, the so-called Nawabs. Another part was under the control of company. And the major power was in the hands of company only. Company ने अपने पास defense sector रख लिया. The defense sector, defense area was under the control of the company. Defense is the security. Defense maintains the security. पूरी security भारत की अब रॉबर्ट क्लाइव के हाथों आ गई. And Nawabs, they were given the civil administration. तुम लोगों को संभालो, हम पूरे कंट्री की टेरिटरी को संभालेंगे. वी विल हैंडल द टेरिटरी, यू हैंडल द पीपल. ओके, सो हियर शाह आलम II वाज अपॉइंटेड. ही अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. फोर्स में आके सरेंडर तो कर चुके थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्री बंगाल का दीवान बना दिया. ही वॉज फोर्स्ड टू मेक द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवान ऑफ बंगाल. दीवान मीन्स, दीवान का मतलब क्या होता है? दे विल हैंडल ऑल द रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, जितने भी रेवेन्यू राइट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की राइट्स हैं, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों होगी. सो फ्रॉम हियर इन 1765 द ब्रिटिश लूट ऑफ इंडिया स्टार्टेड. 1765 में ब्रिटिश लूट इंडिया का स्टार्ट हो गया. हमें लूटना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने. समझ आ रही है बात यहाँ तक? हियर वी नीड टू अंडरलाइन द रोल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. ही इज नोन एज द क्लाइव ऑफ इंडिया ऑल्सो. So he came to Madras at the age of 18 in 1743. मैंने आपको बताया था 2 बार भारत आए थे, एक 1743 में आए थे. एंड इनिशियली ही वॉज अ असिस्टेंट शॉपकीपर. देखो कितने छोटे पोजीशन से स्टार्ट किया है इन्होंने. ही ज्वाइंड कंपनीज आर्मी एज एन ऑफिसर एंड लेटर बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस, फर्स्ट इन 1757, सेकेंड इन 1764. एंड ही हेल्प्ड द कंपनी टू बिकम द दीवान ऑफ बंगाल ऑल्सो बाय शाह आलम II, by forcing Shah Alam II. And it is said that in 1767 he left India. And कितना पैसा कमा के गए? 4 lakh pounds. He earned 4 lakh pounds from India उस टाइम पर. Just look at it कि मतलब दिमाग देखो इनका कितना लूटा है भारत को. And he was charged with corruption in 1772. 1772 पे इनके ऊपर इल्जाम लगे थे करप्शन के. And in 1774 he committed suicide. इतना पैसे का भी क्या फायदा हुआ जब तुमने लास्ट में सुसाइड ही कमिट कर लिया. बिकॉज इट इज सेड देयर वर मोर देन 10 केसेस विच वर गोइंग ऑन हिम. हिज रेपुटेशन वॉज गोइंग डाउन. इनका रेपुटेशन भी नीचे जा रहा था, जिस वजह से इन्होंने फाइनली प्रेशर में आके सुसाइड कमिट किया. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. ओके, सो दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन. अगर आपको ये अच्छा लगा है ना, तो आप ज़रूर एक बार अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेकर भी देखिएगा. वहाँ पर भी इसी तरीके से टाइमलाइन फॉर्मेट में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं. ठीक है, एंड इफ़ यू नीड टू सब्सक्राइब यू कैन यूज़ दिस कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ये कोड यूज़ कर सकते हो अर्पिता10 फॉर 10% डिस्काउंट. नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट इज अर्पिता शर्मा क्लासेस. ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर पार्ट 2 इसका अपलोड हो जाएगा. ठीक है, पार्ट 2 विल बी अपलोडेड ओवर हियर इन अर्पिता शर्मा क्लासेस यूट्यूब. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? दिस वॉज पार्ट 1. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस. एनसीईआरटी बैचेज आर ऑल्सो स्टार्टिंग. यहाँ पर आप देख सकते हो वी आर स्टार्टिंग एनसीईआरटी बैचेज ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम 3rd March.
ओके, सो डू सब्सक्राइब टुडे, फटाफट से ना आज के आज ही सब्सक्राइब कर सकते हो आप। एंड आई हैव टोल्ड यू द कोड ऑल्सो दैट यू कैन यूज टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, मैंने आपको कोड भी बता दिया है जो आप यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। अच्छा, एक और बात, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, इसी नोट पर हम सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट इन दिस लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया और अच्छे से समझा इस लेक्चर को। ओके, हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग इफ यू enjoy it, if you read it in a story format.